गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका पहला दिन और पहले दिन हम शुरुआत करेंगे जैसा कि हम पहले क्लासों में भी करते आए हैं कि सबसे पहले हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि सिलेबस क्या होता है, किसी भी सारांश का सारांश होता है। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, उसके लिए हम जैसे मैप बनाते हैं और उस मैप के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को बना के ऊपर ले जाते हैं, बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी सिलेबस को पढ़ना है, किसी भी चीज को आपको अध्ययन करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम उसका सिलेबस तैयार करें। सिलेबस हमें क्या करता है, एक दायरे में बांधता है, कि एक दायरा बनाता है हमारा कि हमें सिलेबस में हमें क्या-क्या पढ़ना है, कितना-कितना पढ़ना है। जहां तक बात इतिहास की है, तो इतिहास क्या है, अनंत है। इसको जब तक हम एक सिनेरियो नहीं बनाएंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, तब तक हम उस पे नहीं आ सकते कि कैसे पढ़ना है। तो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, अच्छे से जानते हो कि सबसे पहले सिलेबस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ये अनुभव बताता है कि सबसे पहले जब हमारा सिलेबस हमारा अच्छे से तैयार होगा, तो तब हम उस चीज़ों को अच्छे से एनालाइसिस कर पाएँगे, अच्छे से उनको पढ़ पाएँगे। तो सबसे पहली और हमारी मूल आवश्यकता क्या है कि हमें पढ़ना क्या है, ये तो पता चले। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सभी लोगों से मेरा एक, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूं और आज भी इसको बताऊंगा, कि सिलेबस को इसको अपने हैंड रिटन में लिख लीजिए और जहां आप पढ़ते हो वहां पर इसको चस्पा कर लीजिए। सिलेबस, आप देखोगे कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे और इसको बनाएंगे। जैसा कि आपका सिलेबस का टाइटल है, शीर्षक है एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया टिल 1206 एडी, अर्थात प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। अर्थात इसमें जो टॉपिक दिए हैं, हम वन बाई वन उनकी चर्चा करेंगे और इस क्लास को जो है, इस पूरे के पूरे पेपर्स को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कि फर्स्ट स्टेप में इसको पूरे के टॉपिक जो है वन बाई वन इनको क्या डिस्कशन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे थॉरोली। उसके बाद में हम इसकी जो न कि जो क्वेश्चंस इसके बनेंगे, उन क्वेश्चंस को हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और इस मैटर को रीडिंग के लिए हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसको विधिवत अगर आप हमारे क्लास में जुड़े रहते हो, इसको देखते रहते हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। पहला टॉपिक आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। प्राचीन इतिहास की संस्कृति एवं परंपराओं का परिचय। प्राचीन इतिहास की संस्कृति एवं परंपराओं का अध्ययन, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि हमारे प्राचीन भारत की क्या-क्या कल्चरल एस्पेक्ट रहे हैं, क्या-क्या हमारी परंपराएं रही हैं। और ध्यान रखना, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपका 7 टॉपिक भी है, कल्चर, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स। कल्चर, रिचुअल्स एंड बिलीफ, हमारे जो हिंदू हिंदू सनातन परंपरा है, उसकी क्या-क्या मतलब उसके विश्वास हैं, क्या-क्या उसके रीति रिवाज हैं, क्या-क्या परंपरा हैं। तो ये टॉपिक दोनों मिलेंगे और दोनों को एक ही साथ डिस्कस करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, पढ़ने में आनंद आएगा, समझने में आनंद आएगा। सेकंड हम जाएंगे, सेकंड टॉपिक इसी फर्स्ट टॉपिक का भी आपका सेकंड सब टॉपिक है, हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहासकार। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो प्राचीन भारत के आपके इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों को ब्रीफली, संक्षेप में हम उनका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। उनकी महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं, जो बुक्स हैं, उन्होंने जो लिखी हैं, उनको जैसे
भारत जो प्राचीन भारत का या धर्मशास्त्र हम बात करते हैं, आपके पीबी कांडे साहब हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी बुक लिखी है, उसको हम इसकी चर्चा करेंगे। जो और सारी बहुत सारे रोमला थापर हैं या प्राचीन भारत के जो इतिहासकार हैं, रामचरण शर्मा जी हैं, इनकी जो बुक्स हैं, महत्वपूर्ण जो बुक हैं, डीडी कोसांबी जी हैं, इनकी एक-एक बुक है, उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उनको अध्ययन करेंगे और उनमें जो मूल बातें हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इसी फर्स्ट टॉपिक का आपका थर्ड टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा और ये आज का जो आपकी एनईपी है या आपके आज जो भी सिलेबस आपके चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभर के आया है और इसको स्पेशली जो भारतीय जो इस समय की जो भारत सरकार है, उसका इस पर फोकस टॉपिक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। आप पेपर्स में देखोगे, आप सेमिनार में देखोगे, आप वर्कशॉप में देखोगे, कहीं भी आप देखोगे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जगह-जगह चर्चा, चिंतन और मनन हो रहा है। यहाँ पर जो न कि बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। इसको विस्तार से हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय ज्ञान की परंपरा कैसे रही है। इसको हम विस्तार से बात भी करेंगे। इसके जो बनने इस पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन्स हम आपको अवेलेबल कराएँगे, आपको उपलब्ध कराएँगे। इसमें पूरा वैदिक वाङ्मय आएगा कि कैसे-कैसे हम वैदिक जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जैसा कि आप जानते हो मौखिक रही है और मौखिक जो है, जो परंपरा रही है, ये जो ओरल है जो पढ़ाने का हमारा तरीका था, आश्रम पद्धति का जो तरीका था, उसको जो न गुरुजन सिखाते थे, ओरली सिखाते थे, वो उसको मनन करते थे, चिंतन करते थे और वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या है ट्रांसफर करते थे। तो इसको पूरा जो परंपरा रही, इसमें पूरा वैदिक वाङ्मय आएगा, आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके साथ-साथ वेदांग आएँगे इसमें, उसके साथ-साथ आपकी संहिताएँ आ जाएँगी, सूत्र साहित्य आ जाएगा पूरा का पूरा उसमें, एपिक्स आ जाएँगे, महाभारत, रामायण, इसके साथ-साथ और भी जो जैनिज़्म है, बौद्धिज़्म जो जितना भी लिटरेचर है, उसकी भी इसमें चर्चा करेंगे, साथ-साथ पुराणों की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जैसे आपका सिलेबस में भी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, महत्वपूर्ण एक कृति है और इससे क्वेश्चन्स बनेंगे। इसी का फर्स्ट टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है आपका शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रीहिस्टोरिक एज। शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रीहिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास। प्रीहिस्टोरिक एज जो है, प्रीहिस्टोरिक एज इसको प्रागैतिहासिक इतिहास क्यों कहते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तभी आप इसकी चर्चा करेंगे कि सामान्यतः इतिहास को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम इतिहास को 3 भागों में बाँटते हैं। और जो पहला भाग है वो आपका प्री हिस्टोरिक एज, इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अध्ययन के लिए हम पूर टोटल का टोटल अभी तक जो जितना भी हम पढ़ते हैं, वो पाषाण उपकरण, औज़ार जो मिले हैं खुदाई से, उत्खनन से, एक्सकवेशन से, उन्हीं के ऊपर हम निर्भर करते हैं। इसलिए इसको पाषाण एज के नाम से भी जाना जाता है। आपको प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जा सकता है। इसको हम तोड़ के भी देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक 2 शब्दों से बना है, प्राक और इतिहास, अर्थात इतिहास से पूर्व की जो घटना है, जहाँ से हमें लिटरेरी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलते हैं, उससे पहले के जितना भी इतिहास हमारा पढ़ते हैं हम जो है, उसको हम प्रागैतिहासिक युग के रूप में पढ़ेंगे, स्टोन एज के रूप में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो आपका है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और डिटेल से चर्चा इसलिए भी करेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि भारत बर्बर है, जंगली है, उसको पढ़ना, लिखना, खाना कुछ नहीं आता है। लेकिन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा पर खुदाई होती है और हड़प्पा से वहाँ से एक नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो अंग्रेज इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि भारत को हम तो बर्बर और जंगली कहते थे, ये इतना सिविलाइज़्ड सभ्यता का विकास कैसे हो सकता है? तो इसका एक नया रूप देने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव था, वो अचानक से हुआ और सुमेरियन या बाहरी लोग आए और उन्होंने कर दिया। खैर इसको हम डिटेल में बहुत से चर्चा करेंगे, इसकी एक कांसेप्ट बेस यहाँ से चीज़ों को पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव के संदर्भ में देसी और विदेशी के 2 विचार हैं, उन पर चर्चा करेंगे और फिर बताएँगे कि कैसे ये भारतीय देशी संस्कृताएँ जो नवपाषाण काल में उद्भव होता है, उनके क्रमिक विकास का परिणाम जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आता है। इसी क्रम में हम इसकी जो नेचर है, इसका स्वरूप है,
इसकी विशेषताएँ हैं, स्पेसिफिक फीचर हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसकी सोसाइटी, इसका पॉलिटिकल सिस्टम, इसका इकोनॉमिक सिस्टम, इसका ट्रेड एंड कॉमर्स, इस सारी चीज़ों के बारे में रिलीजियस और इसके लास्ट में डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन सारे टॉपिक्स को लेकर के हम कवर करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी का जो सेकंड टॉपिक है आपका वैदिक और उत्तर वैदिक काल, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी और इसको क्लास के क्रम में हम इसको आपको विस्तार से समझाएँगे भी कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको वैदिक कल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, तो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, तो हम कहते हैं कि वैदिक रीति-रिवाज से कर रहे हैं, वैदिक पद्धति से कर रहे हैं। हमारे सारी चीज़ों का आधार जो है, जितने भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक, वो सारे किस्से वैदिक रीति-रिवाज से होते हैं, वैदिक परंपराओं से होते हैं। तो यहाँ पर इसको संस्कृति क्यों कहते हैं? इन दोनों शब्दों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम कोई कहे कि अगर एक शब्द में या एक लाइन में हम इसको डिफाइन करें, विस्तार से बाद में करेंगे कि सभ्यता और संस्कृति में मेन अंतर क्या होता है? मेन डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आपके जब सिविल के लिए हम पढ़ते हैं, तो पहला ही टॉपिक है आपका सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड हेरिटेज। तो जब सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति क्या होती है? अनवरत चलने वाली चीज होती है। संस्कृति क्या है? वो अनवरत व्यक्ति के रीत-रिवाज, खान-पीन, रहन-सहन सभी में वो निरंतरता के साथ प्रभावमान होती है और हमेशा बहती रहती है। जब भी कि सभ्यताओं का उत्थान होता है और पतन होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक नगरीय सभ्यता का उद्भव हुआ, उसका राइज़ होता है, उसका उद्भव होता है और ओरिजिन होता है और उसका फिर डिक्लाइन भी होता है। लेकिन संस्कृति है अनवरत चलती रहती। दूसरी, ये एक निरंतरता को बताती है, संस्कृति उसकी प्राचीनता को बताती है। जब भी बात करते हैं हम इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कल्चरल स्टेट। इंडिया को कभी सब भी नहीं कहते, अभी उतना सिविलाइज़्ड इंडिया नहीं है, तो सब भी नहीं कहते हैं इसको, लेकिन कहते हैं क्या कल्चरल स्टेट है। ईरान की बात करते हैं, कहते हैं कल्चरल स्टेट है। लेकिन जब भी अमेरिका और यूरोप की बात की जाती है तो उनको कहते हैं सिविलाइज़्ड कंट्री हैं, उनको कल्चरल स्टेट कभी नहीं कहा जाता। ये प्राचीनता को दिखाता है कि ईरानी जो सभ्यता ईरान का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, ये कल्चरल स्टेट है, उतने सिविलाइज़्ड नहीं है आज के अगर दूसरे शब्दों में हम देखें, तो ये आपकी सभ्यता बाह्य पक्ष को बताती है, जबकि कल्चर जो है इंटरनल एस्पेक्ट को, आंतरिक पक्ष को बताती है। हमने कितनी बिल्डिंग्स बना ली, कितने अच्छे हेलीकॉप्टर उड़ा लिए, हमने कितना जो है कि मारक क्षमता की हमने मिसाइलें बना ली, ये सब सभ्यता का अंग है। लेकिन हम कितना अच्छे से जीवन जी पाते हैं, किस तरीके से जीवन जी पा रहे हैं, कितना मानव कल्याण के लिए कार्य कर पा रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर पा रहे हैं, वो हमारी कल्चर का पार्ट है। इसी में आपका जो थर्ड टॉपिक है, राइज़ ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टी। आपके टॉपिक का, आपके जो सिलेबस का एक महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से कुछ ऐसे मानक स्थापित होंगे, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड स्थापित होंगे, जो पूरे भारतीय इतिहास को, ना केवल एंशिएंट हिस्ट्री को, ना मिडाइवल हिस्ट्री को, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री तक, आज तक हम वर्तमान तक देखते हैं, कुछ ऐसे मानक हैं, कुछ स्टैंडर्ड स्थापित कहाँ हो रहे हैं? आपके मगध एम्पायर में होंगे, आपके मौर्य डायनेस्टी में होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि राइज़ ऑफ मगध, हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते-आते जो देखते हैं कि 16 महाजनपदाज का उदय हो चुका होता है या 16 महाजनपद जो हैं उनका ओरिजिन हो चुका होता है और उसी में से एक महाजनपद होता है मगध। और आगे चल कर के ये सभी के ऊपर डोमिनेट करता है और डोमिनेट करते हुए एक महान साम्राज्य की यहाँ पर नींव पड़ती है, जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। 4 डायनेस्टी जिनका कंट्रीब्यूशन है मगध के साम्राज्य के उदय में। जिसकी शुरुआत हर्यक वंश से होती है, हर्यक डायनेस्टी से होती है। उसके बाद में शिशुनागा डायनेस्टी, थर्ड वन आपका नंद वंश या नंदा डायनेस्टी, जिसमें आपके 9 रूलर हैं। पहला आपका महापद्मनंद और अंतिम आपका धनानंद। उसी की सत्ता को पलटता है कौन? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करता है, मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन करता है।
उसी क्रम में आपका चंद्रगुप्त को पढ़ना है, बिंदुसार को पढ़ना है और अशोका द ग्रेट, अशोक महान का यहाँ पर अध्ययन करना है और विस्तार से इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, इनके जो कार्यक्रम हैं, उनको पढ़ना है। अशोका अशोक का धम्म का भी हमें अध्ययन करना है कि जो धम्म है, क्यों लेकर के आया, क्या लेके आया, क्या वो बौद्ध धर्म का विस्तार था? इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र इम्पोर्टेंट है, टॉपिक को सीधे से पूछ लेता है, सीधे से क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? या कौटिल्य, इनका कौटिल्य का मूल नाम जो है वो विष्णुगुप्त है। अपनी कुटिल या चातुर्य के कारण इसको चाणक्य कहा गया। अपनी कूटनीति डिप्लोमेसी के कारण जो है इनको कौटिल्य कहा गया। नेक्स्ट और फोर्थ टॉपिक आपका, इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपका गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें आपके 3 महत्वपूर्ण रूलर हैं जो गुप्त वंश के जो महानतम शासक हैं। उनमें आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या ये वास्तव में स्वर्ण युग था या नहीं था, या केवल गुप्त वंश ही, गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है कि विश्व के किसी और भी जो साम्राज्य हैं उनको भी स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इस पर चर्चा करेंगे। 2 साम्राज्य और हैं जिनको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, उनको भी विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि भारत का नेपोलियन उसे क्यों कहा जाता है? क्यों उसकी तुलना आपके फ्रांस के शासक नेपोलियन से की जाती है? उसकी नीतियाँ क्यों इतनी उपयोगी थीं, कितनी यथार्थवादी रियलिस्टिक थीं कि उसे भारत का नेपोलियन कहा गया? फिफ्थ आपका टॉपिक है एज ऑफ हर्षवर्धन। गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक सेंट्रलाइज़ पावर का कंस्ट्रक्शन जैसे मगध में होता है, इसको सेंट्रलाइज़ पावर का एक आदर्श माना जाता है। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल में फिर डिसेंट्रलाइजेशन रहता है और गुप्त काल में आते-आते फिर सेंट्रलाइजेशन होता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये क्रम हमारे भारत में आज भी देखा जा सकता है। जब भी किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है, किसी बड़े दल का पतन होता है, तो छोटे-छोटे दलों का उदय हो जाता है। देखिए आप लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस की शासन सत्ता जैसे-जैसे पकड़ ढीली हुई, राज्यों में छोटे-छोटे राज्यों का उदय होने लगा। जो छोटे-छोटे दलों का उदय होने लगा। 77 से आप देख सकते हो निरंतरता के साथ छोटे-छोटे नए दल बनना शुरू हुए। ठीक है? आज धीरे-धीरे देखिए आप एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक एक नया दल उभर के आया है। जब इसका भी जैसे जब जब एक सेंट्रलाइज़ होगा, सेंट्रलाइज़ेशन के बाद जब इसका पतन होगा या डिक्लाइन होगा या ये कमज़ोर होगा, तो फिर छोटे-छोटे राज्यों का उदय होगा। ये क्रम है भारतीय इतिहास का। वैसे ही हम देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद में हम देखते हैं गुप्ता के बाद में गुप्ता का डिक्लाइन होता है और उसके बाद में हर्षवर्धन के युग में आते-आते फिर डिसेंट्रलाइजेशन होने लगता है और हर्षवर्धन एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा रूलर है कि कम से कम उत्तर भारत में पावर को सेंट्रलाइज़ करने का प्रयास करता है, उसको केंद्रीकरण करने का प्रयास करता है। कुछ इतिहासकारों तो ये भी कहते हैं कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक था या अंतिम महान शासक था। यद्यपि ऐसा नहीं था। ये कुछ इतिहासकारों का अपना मानना है कि इनके बाद में भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट जैसे एक महान साम्राज्यों का उदय हुआ है और इन्हीं के बाद में प्रतिहार शासक, पाल शासक भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर्षवर्धन अंतिम शासक था। हाँ, ये कह सकते हैं कि अंतिम जो महान शासक थे प्राचीन भारत के, उनमें से एक उसी क्रम में हर्षवर्धन का नाम भी लिया जा सकता है या लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइज़ ऑफ राजपूत स्टेट। जो हर्षवर्धन के पतन के बाद में वर्धन साम्राज्य के पतन के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे-छोटे राजपूत राज्यों का उदय होता है। इसी को राजपूत स्टेट के नाम से जाना जाता है और जैसे ही इनमें हम 4 कम से कम अध्ययन करेंगे, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। इसीलिए आपके लगभग साढ़े 600 या 700 एडी से लेकर के और 1200 एडी तक का जो काल है, इन्हीं छोटे-छोटे राजपूत राज्यों के उदय के कारण इसे राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे के पूरे पीरियड को आफ्टर हर्षवर्धन
से लेकर के और दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का जो काल है, उसको उत्तर भारत में खास करके राजपूत काल के नाम से जाना जाता है और इसमें हम 4 राजपूत सास वंशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, परमार और चौहान। इनके जो महत्वपूर्ण रूरल हैं, इनकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। 7th आपका नेक्स्ट टॉपिक है कस्टम, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदूज़। कस्टम, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदूज़, हिंदुओं के रीति-रिवाज, अनुष्ठान एवं विश्वास। इस टॉपिक को हमने जैसे बात की थी, फर्स्ट टॉपिक जो है, इस टॉपिक को हम किसके साथ चर्चा करेंगे? फर्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है? अंतिम और लास्ट टॉपिक है आपका एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आगमन। यहाँ पर ये दे रहे हैं कि इस्लाम का आगमन और इसमें आपको दे रहे हैं महमूद गजनवी का आक्रमण, इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनवी। लेकिन इससे पहले ही इस्लाम भारत में आ चुका था। ये मानते हैं कि हर्ट प्लेस जो इंडिया का हर्ट प्लेस है या नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर इस्लाम नहीं आता है। लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की थी, अर्थात इस्लाम का वहाँ पर आगमन हो चुका था। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है और वो बात ये है कि इस्लाम का उदय होता है लेकिन वो अरब आक्रमणकर्ता थे और ये तुर्क आक्रमणकारी थे। तो ये वन बाय वन आपके जो टॉपिक हैं, जो आपका सिलेबस है, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी हम पढ़ाने के क्रम में वही क्रम रखेंगे जो परंपरागत रखते आए हैं कि इसकी पहले विस्तार से चर्चाएँ करेंगे, कुछ चीज़ें नोट डाउन कराएँगे, बाकी आपको डिस्कशन में दे देंगे। वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो और सेकंड में जाकर के टॉपिक वाइज़ इनके जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ बना देंगे। बने हुए हैं और अच्छे से इनको फ्रेमिंग दे देंगे आपको जो है बार-बार उसकी प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इतना अगर करोगे तो आप अच्छा मार्क्स पाओगे और अच्छे से